नमस्कार मित्रों, महर्षि स्कूल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ टेंस पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान अनिश्चित काल। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था, इंडेफिनिट अर्थात अनिश्चित, इसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाती है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा गया है। तो मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले इसकी हिंदी की पहचान। कि हिंदी में यदि वाक्य लिखा हुआ हो तो हम उसे कैसे पहचानें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, पी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी मैं कहूं कि यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है तो सबसे पहले उसकी पूंछ पर जाना होगा। जैसे मैंने लिखा, राम जयपुर जाता है, तो यह ताहे शब्द आ गया। तो यदि ताहे शब्द आ गया तो ये इसकी पहचान है, और इसी पहचान को हमें याद रखना होगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है, इसी प्रकार इस टेंस की पहचान है। ता है, पी है, ते हैं आदि शब्द वाक्य की पूंछ पर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ताहे आ गया इसमें, तो हमें पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कहा, राम जयपुर जाता है, सीता गाना गाती है, हम सब पढ़ते हैं, विद्यालय अच्छा चलता है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इसकी इंग्लिश की पहचान अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में ऑलवेज, seldom, rarely, often, frequently, on, Sunday, Monday, in day, night। नंबर 2, नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, हैबिट, और रेडियो मोमेंट आदि शब्द आ जाएं तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वत्रिक सत्य, प्रोवर्ब
कहावत, हैबिट, आदत, रेडियो कमेंट्री, आंखों देखा, ये शब्द आ जाएं तो हम पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये शब्द वाक्य में आ जाएं तो पहचान जाना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए जैसे मैंने लिखा राम गोज टू जयपुर। अब इस वाक्य को मैं कैसे पहचानूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो इसकी वर्ब को देखेंगे, क्रिया। इस वर्ब को देखा मैंने, क्रिया में ईएस जुड़ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने लिखा दे गो टू जयपुर, तो यह गो, ये वर्ब की क्रिया को देखा मैंने, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने लिखा ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, तो ऑलवेज शब्द आ गया इसमें, इसलिए मैं पहचान जाऊंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑलवेज शब्द से हम पहचान सकते हैं। जैसे अगला है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सार्वत्रिक सत्य। सार्वत्रिक सत्य किसे कहते हैं? ऐसा सच जिसे झूठ नहीं कहा जा सके, जिसे कोई झूठ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य पूरब से निकलता है, पूर्व से उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वत्रिक सत्य है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने आज पश्चिम से निकलता देखा। प्रोवर्ब, कहावत कोई भी, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, माइट इज राइट, ये सभी कहावतें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। हैबिट, आदत, जैसे कैट रन्स बिहाइंड द रैट्स, बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ती है, ये आदत है उसकी। रेडियो कमेंट्री, किसी का जैसे क्रिकेट में आंखों देखा हाल अपन दिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, आसमान में तारे दिखाई देते हैं, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। प्रोवर्ब, कहावत, मैं ऐसे आपको बता चुका हूँ, माइट इज राइट, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हैबिट, आदत है, कैट रन्स बिहाइंड द रैट्स, डॉग बार्क्स एट नाइट। रेडियो कमेंट्री, आंखों देखा हाल यदि आ जाए तो हमें पहचान लेना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे इसे और अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे। अब आपका है इसकी हेल्प, सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू और डज। एक वचन करता, ही, सी, इट, नेम आदि के साथ डज आता है। बहुवचन करता, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज आदि के साथ डू आता है। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट भी लगा सकते हैं इसमें, दिस, दैट के साथ डच आता है। अब देखिए, पहले मैं थोड़ा सा वचन के बारे में बात करूं। वचन दो प्रकार के हैं, सिंगुलर नंबर
और प्लूरल नंबर। एक वचन करता वो होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बताया जाए, उसे हम एक वचन करता कहते हैं। बहुवचन करता जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान के बारे में बताया जाए, उसे हम बहुवचन करता कहते हैं। या एक वचन करता ही किसी का नाम, ही वह पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, इट किसी वस्तु के लिए, उसका नाम, दिस यह, दैट, ये सब एक वचन करता है। बहुवचन में आई करता ऐसा है जो कभी एक वचन हो जाता है, कभी बहुवचन हो जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस में आई एक वचन करता होता है, बाकी सब में बहुवचन रहता है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सभी बहुवचन करता है। अब इसकी मेन वर्ब है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं। इसकी मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब देखिए सबसे पहले, अब इससे वाक्य कैसे बनेंगे, वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के लिए इस टेंस से वही 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। सारे टेंसों का कार्य इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों का निर्माण करना होता है। तो सबसे पहले इसमें नोट पढ़ लेते हैं। नोट, इस टेंस के साधारण वाक्यों में अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज का प्रयोग नहीं होता। इस टेंस के साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू डज का प्रयोग नहीं होता। तो फिर क्या होता है? नंबर 2, इसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती साधारण वाक्यों में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो ऐसे ईएस नहीं आते, और जब ऐसे ईएस आता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो इसके स्थान पर एस या ईएस जोड़ते हैं। अब बात आती है कि कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ते हैं और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जोड़ते हैं। तो देखिए अगला है, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन यानी आई, वी, यू, दे, दीज, दोज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है,
एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अब देखिए, यदि क्रिया वर्ब का अंतिम अक्षर ओ डबल ओ सी एच सी डबल एच एस सी डबल एच एक्स और जेड है तो ईएस जोड़ते हैं। बाकी सभी में एस ही जोड़ते हैं। जैसे देखिए, इस टेंस के साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और अर्थात डू डज नहीं आता। इसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अब कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ेंगे और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जोड़ेंगे। यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन है, आई वी यू दे दीज दोज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है, एक वचन में ही सी इट नेम दिस दैट, ये एक वचन में आते हैं, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अब क्रिया, जो वाक्य में क्रिया आ रही है, वो क्रिया का अंतिम अक्षर यदि ओ डबल ओ सी एच सी डबल एच एक्स और जेड है तो ईएस जोड़ेंगे, बाकी सभी में एस ही जोड़ते हैं। अब देखिए, वाक्य बनाने के सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको मित्रों बताया था, वाक्य 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के वाक्यों में से हम यहाँ 4 प्रकार के वाक्य बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के वाक्य बनाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 प्रकार के, कंटिन्यूअस 4 प्रकार के, परफेक्ट 4 प्रकार के और परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 प्रकार के। तो यानी 4 टेंस है ये, तो 4 चौका 16 और 3 और हो गए, तो एक टेंस 16 के बनाएगा, प्रेजेंट 16 के, पास्ट 16 के और फ्यूचर 16 के। तो 16 दूनी 32 और 16 के 48 प्रकार के वाक्य इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो साधारण वाक्य का सूत्र मैंने आपको लिखाया था पहले ही, सबो। सबो, यहाँ एस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मतलब, वी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस ओड। मैं कहूँ कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब मैं वाक्य लिखता हूं, देखिए, राम एक पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले मुझे देखना होगा वाक्य की पूंछ को। इसमें ताहे आ रहा है और ताहे आ रहा है, तो मेरी पहचान मैंने आपको बताया था कि नाम से ही पहचान होती है। तो इसके पीछे नाम आ रहा है, ता है इसका, तो इसका मतलब ता है किसकी, ता है किसका नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब वाक्य देखेंगे कि कौन सा वाक्य है। मैंने आपको वाक्यों के प्रकार बताए थे, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और आश्चर्यवाची वाक्य और ऑब्जेक्टिव वाक्य। तो सबसे पहले इसमें सामान्य रूप से कार्य का होना या करना पाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा, नहीं शब्द नहीं आ रहा, इसलिए ये साधारण वाक्य है यानी अफर्मेटिव है। साधारण वाक्य हो गया, साधारण है। अब हम साधारण वाक्य है। अब सबसे पहले हम इसमें से कर्ता क्रिया कर्म छांटेंगे, जो कि मैंने आपको बेसिक ग्रामर पार्ट 2 में कर्ता क्रिया कर्म छांटना बताया था। सबसे पहले क्रिया से प्रश्न करेंगे, कौन का, कौन किसने किन्होंने, कौन पढ़ता है, उत्तर में आ जाएगा राम, ये कर्ता है।
फिर नानी ने शब्द जोड़कर देखेंगे तो पता लग जाएगा क्रिया। हमने कहा राम में ना जोड़ेंगे, राम ना, ये क्रिया नहीं है। एक ना, पुस्तक ना, क्रिया नहीं है। पढ़ता में पढ़ना, इसमें ना जुड़ रहा है तो ये पढ़ना इसमें क्रिया है। और कर्म, कर्म के लिए क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, उत्तर आ जाएगा एक पुस्तक, ये कर्म है। इस तरीके से हमने इसमें कर्ता क्रिया कर्म छांट लिया। अब हम देखेंगे इसको बनाने का तरीका। हमारे पास सूत्र है सबो। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, क्या है, कर्ता राम। फिर पढ़ने को क्या कहते हैं, क्रिया लाएंगे। उसके बाद क्रिया है पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड माने पढ़ना। अब राम को ये देखेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। अब राम, ही सी इट नेम, नेम एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ क्या होता है, देखिए यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अब देखिए इसका मतलब राम एक वचन है तो रीड के साथ या तो एस जुड़ेगा, रीड में एस जुड़ेगा तो रीड्स हो जाएगा, या ईएस जुड़ेगा। अब मैंने बताया था कि अब एस या ईएस में से कौन सा जुड़ेगा ये कैसे देखें। यदि क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, डबल ओ, सी एच, सी डबल एच, एक्स, जेड है। अब इसमें देखिए इस रीड शब्द में ना तो ओ है, ना डबल ओ है, ना सी एच है, ना सी एच एच है, ना एक्स है, ना जेड है, तो इसमें ईएस नहीं जुड़ेगा, तो इसमें केवल एस ही जुड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीड्स। और एक पुस्तक को कहेंगे ए बुक। मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल है, बुक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आ गया। राम रीड्स ए बुक। लेकिन मैं यदि इसको कहूं कि वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहां सबसे पहले कर्ता वे है, तो कर्ता को क्या कहेंगे, दे। फिर पढ़ते हैं, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड। अब इसमें ऐसे ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दे कर्ता क्या है, बहुवचन। और दे कर्ता बहुवचन है तो देखिए यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी अब इसमें ऐसे ईएस नहीं जुड़ेगा। दे रीड ए बुक, वे एक पुस्तक पढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपको दो वाक्य और दे रहा हूं, उनको आप इसमें बनाएंगे। जैसे सीता एक गाना गाती है और वे एक गाना गाते हैं। दोनों वाक्यों को आप बनाएंगे, किसमें ऐसे ये जुड़ेगा, किसमें नहीं जुड़ेगा। अगला है, अब दूसरे प्रकार का वाक्य देंगे, नेगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक का सूत्र होता है सनवो, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पुट, यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अनिश्चित। जैसे देखिए अब मैंने लिखा वह नकारात्मक हो गया, एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। सबसे पहले कर्ता लाएंगे, कर्ता क्या है, वह, ही। अब कर्ता को देखेंगे एक वचन है या बहुवचन है, ही क्या है, एक वचन करता है, एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सहायक क्रिया अब आएगी, केवल अफर्मेटिव में नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाकी सब में आती है, इसलिए अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया इसकी डू और डज,
अब एक वचन के साथ कौन सी आएगी? डज आएगी, इसलिए ही डज। फिर नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर पढ़ने को क्या कहेंगे? क्रिया, क्रिया यानी पढ़ना, रीड। और फिर कर्म लगाएंगे, एक बुक। वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब आप बनाएंगे सीता एक गाना नहीं गाती है। अगला है इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सूत्र होता है हंसवो। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यानी कर्ता, वो सॉरी सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। देखिए जब प्रश्नवाचक बनेगा तो ये सहायक क्रिया है ना, ये इधर आ जाएगी। बस इतना सा परिवर्तन होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यानी हेल्पिंग वर्ब का जो रूप है वो कभी कर्ता के इधर आ जाता है, कभी कर्ता के इधर चला जाता है। जैसे मैंने लिखा वह क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाले के दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या पहले आता है, और WH वर्ड वाले में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में आते हैं। तो इसमें क्या पहले पहले आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्नवाचक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, क्या, अब सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लाएंगे। अब क्या की अंग्रेजी क्या है? क्या की कोई अंग्रेजी नहीं होती। क्या की अंग्रेजी उस टेंस की सहायक क्रिया पर निर्भर करती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब पर निर्भर करती है कि वो उस टेंस का उस टेंस की क्या सहायक क्रिया है। तो अब क्या की अंग्रेजी के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया। अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डू डज है। अब डू डज है ना, तो डू डज में सबसे पहले अब वर्ब कर्ता को देखो। कर्ता क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ क्या आता है? एक वचन के साथ आता है डज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डज। डज। अब डज माने क्या हो गया? डज ही, डज ही। अब कर्ता आ गया, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। और एक पुस्तक, ए बुक। डज ही रीड ए बुक। अब लेकिन यदि मैं कहूं वह एक पुस्तक क्यों पढ़ता है, तो सबसे पहले अब ये देखेंगे, क्योंकि इसमें क्यों आ गया बीच में, तो ये कौन सा है? WH वर्ड वाला प्रश्नवाचक है। अब WH वर्ड वाला प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लाओ। क्यों की अंग्रेजी को क्या कहेंगे? वाई। फिर बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना देंगे, बिल्कुल प्रश्नवाचक की तरह। अब सहायक क्रिया लाओ, वाई डज ही रीड ए बुक। अब आप कहेंगे साहब रीड में SAES तो नहीं आया, क्योंकि वहां तो SAES आ रहा था। तो आपको यह ध्यान रखना है जब कभी भी वाक्य में डू डज आ जाए तो S या ES नहीं आता है, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि साधारण वाक्यों में S या ES आता है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में S या ES का प्रयोग नहीं करते। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वाक्य लिख रहा हूँ, लिखिए आप। इसमें क्या सीता एक गाना गाती है, और सीता एक गाना क्यों गाती है। इस तरीके से इंट्रोगेटिव। अगला है
इंट्रोनेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसका सूत्र होता है हसनवो। सूत्र मैंने आपको चारों बताए थे पहले, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड, यानी सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। जैसे मैंने लिखा, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? सबसे पहले क्या, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डू डज। अब डू डज में से ही सब्जेक्ट है, इसका कर्ता एक वचन है। अब एक वचन है तो एक वचन के साथ डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा, इसलिए इसको हटा देंगे। तो डज ही। अब नॉट, डज ही नॉट पढ़ने को कहेंगे रीड ए बुक। मैंने लिखा, वह एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर डू डज आएगा। अब डू डज में से ही एक वचन करता है इसलिए डज आ जाएगा, ये डू हट जाएगा। वाई डज ही, फिर नॉट रीड ए। अब आप बनाएंगे क्या सीता एक गाना नहीं गाती है? और सीता एक गाना क्यों नहीं गाती है? ये इस तरीके से चारों प्रकार के वाक्य इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाए जाते हैं। चारों प्रकार के वाक्यों का सूत्र मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूँ। साधारण वाक्य का सूत्र होता है सबो, एसबीओ, इसका होता है सनवो, इसका होता है हसबो और हसनवो, यानी सबो, सनवो, हसबो और हसनवो। इस तरीके से आप उनके चारों सूत्र याद कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, ये चार प्रकार के वाक्यों के साथ साथ इस टेंस में कुछ प्रयोग होते हैं, यूज, जिनको हम यूज कहते हैं। तो इसमें मैं आपको यूज भी बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले है नंबर 1, यूज ऑफ डू डज। डू डज का प्रयोग यदि किसी वाक्य के अंत में ता तो है, अंत में ता तो है, ती तो है, ते तो हैं आदि शब्द आ जावें तो वह डू डज का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड।
जैसे मैंने कहा ता तो है, ती तो है, ते तो है आदि शब्द आ जाए ना तो वो डू डज का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता तो हूँ, वह जाता तो है, सीता गाना गाती तो है, वे फिल्म देखते तो हैं, वे मेरा भाषण सुनते तो हैं, ये सब ता तो है ती तो है का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा वह पढ़ता तो है, तो मैंने बनाया सबसे पहले ही, फिर ही के साथ क्या आएगा, एक वचन है इसलिए ही डज रीड। वे जाते तो हैं, दे डू गो। आप बनाएंगे वह लिखता तो है, सीता एक गाना गाती तो है। अगला है यूज ऑफ मेक या मेक्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी वाक्य के अंत में वाता है, वाती है, वाते हैं आदि शब्द आ जावे तो वह मेक्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फोर। इसमें ऑब्जेक्ट तुरंत आता है, यानी कर्ता प्लस मेक या मेक्स प्लस कर्म प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य शब्द। जैसे वह मुझसे एक पुस्तक पढ़वाता है, तो ही, अब ही एक वचन है, एक वचन करता है, इसलिए मेक की जगह मेक्स आएगा, ही मेक्स। अब कर्म लाएंगे मुझसे, ही मेक्स मी, फिर क्रिया लाएंगे रीड ए बुक, ही मेक्स मी रीड ए बुक। जैसे वे हमसे एक पुस्तक पढ़वाते हैं, तो सबसे पहले दे, अब यहाँ मेक्स की जगह मेक आएगा, दे मेक हमसे अस, दे मेक अस रीड ए बुक। जैसे अब आप बनाएंगे वह मुझसे पेड़ों में पानी दिलवाता है। पानी दिलवाने को कहते हैं वाटरिंग, पेड़ों को कहते हैं ट्री, ट्रीज। मुझसे को मी, ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, आई, माई,
मी। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। जब किसी वाक्य के अंत में वाता है, वाती है, वाते हैं आदि शब्द आ जाएं तो वह मेक्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें जैसे वह मुझसे पेड़ों में पानी डलवाता है, वह मुझसे पुस्तक पढ़वाता है, वह मुझसे गृह कार्य करवाता है, वह मुझसे खेती करवाता है। इस प्रकार के वाता है, वाती है वाक्य के अंत में आने चाहिए। अगला है यूज ऑफ कैन। यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आ जावें तो वह कैन का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड। जैसे देखिए, वह एक पुस्तक पढ़ सकता है, तो ही कैन रीड ए बुक। अब आप बनाएंगे, वे एक गाय खरीद सकते हैं। आगे यूज ऑफ मेक्स में देखिए, जैसे मैंने लिखा वह मुझसे एक पुस्तक पढ़वाता है, लेकिन यदि मैं इसको कर दूं वह मुझसे एक पुस्तक नहीं पढ़वाता है, तो फिर इसमें डू डज का प्रयोग करें। जैसे ही डज नॉट मेक्स मी रीड इट। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पूरा हो गया। मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। कल की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर आएंगे, और यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।